हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक बच्चों मैथमेटिक्स में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तक कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। इम्पोर्टेंट इसलिए भी है ये बच्चों क्योंकि जो बच्चे आगे विद मैथ्स रहेंगे 11वीं 12वीं में उनके लिए इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 11th में भी और 12th में भी ट्रिग्नोमेट्री का भरपूर यूज़ होगा। ये एक ऐसा चैप्टर है बच्चों, इसकी रियल इम्पोर्टेंस आपको 12वीं में जाकर पता चलेगी, जहां आप देखोगे कि इस चैप्टर के बेस पर बाकी कितने चैप्टर्स में आपको हेल्प मिलती है। यानी ये चैप्टर सिर्फ इसी चैप्टर के लिए यूज़फुल नहीं है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत से चैप्टर्स होंगे जहां आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री पर कमांड नहीं है तो समझ लो बच्चों फिर आप लगभग आधा सब्जेक्ट यानी आधी मैथमेटिक्स कवर अप नहीं कर पाओगे, स्पेशली फॉर 12th। एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया से मैं अभी आपको बताऊं अगर, तो 12th क्लास में 80 मार्क्स का जो पेपर होता है ना, उस 80 मार्क्स के सिलेबस में लगभग 30 से 35 नंबर जो होते हैं वो ट्रिग्नोमेट्री के बेस पर होते हैं। यानी वो ऐसे चैप्टर्स हैं जिनकी टोटल कवरेज 30 से 35 नंबर की है, और अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती तो आप उन चैप्टर्स को करने में असफल रहेंगे। तो मैं इसीलिए अभी आपको बताता हूं कि जो बच्चे आगे विद मैथ्स रहना चाहते हैं वो इस चैप्टर को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से करें। आपके सिलेबस में कुछ ही चैप्टर ऐसे हैं जो चैलेंजिंग है, जिनमें आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने की ज़रूरत है, जैसे ट्रायंगल हुआ, और ट्रिग्नोमेट्री भी उनमें से एक है। वैसे इस चैप्टर से अगर मैं बात करूं कि कटा क्या है, तो बीच बीच में से बहुत छोटी छोटी चीज़ें कैंसिल हुई हैं, जिसका हमारे सिलेबस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात, चाहे इस चैप्टर से हमें कुछ भी कटा हुआ मिले, बट करना हमें ये चैप्टर फुल है, कंप्लीट। इसके पीछे का रीज़न ये है कि जब हम नेक्स्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर हमें 10th क्लास में पढ़ी हुई पूरी ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ कुछ छोड़कर चलते हैं तो फिर आगे हमें नेक्स्ट क्लासेस में प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी। तो शुरुआत करते हैं बच्चों इसी चीज़ के साथ, ट्रिग्नोमेट्री। अभी तक आपने इसके बारे में कहीं भी कुछ नहीं सुना होगा, किसी के स्कूल में अगर हो गया हो तो अलग बात होती है, बट अब से पहले किसी भी क्लास में ट्रिग्नोमेट्री शब्द का कहीं से कहीं तक भी इस्तेमाल नहीं था, ना ऐसा कोई चैप्टर था। यानी ये बिल्कुल एक फ्रेश टॉपिक है। तो जिन बच्चों को डर लग रहा है वो बिल्कुल भी ना डरें, क्योंकि यही समय है बच्चों बेस बनाने का। इस चैप्टर को समझने के लिए हमें किसी भी बेस की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम 10th क्लास में अगर ज्योमेट्री करते हैं बच्चों, तो हमें 9th क्लास की ज्योमेट्री आनी चाहिए, लेकिन ये चैप्टर तो हम जीवन में पहली बार पढ़ रहे हैं ना, तो किसी भी बेसिक की आधार होने की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग इसको बिना बेसिक्स के भी आराम से समझ सकते हैं, बस कॉन्टिन्यूटी बनाए रखें। पहले हम ट्रिग्नोमेट्री वर्ड की मीनिंग क्लियर करते हैं। बच्चे, जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है ना, ये दो शब्द से मिलकर बना है। एक तो ट्रिगो और एक होता है यहाँ मैट्री। ट्रिगो माने ट्रायंगल, और ट्रायंगल भी कौन सा बच्चों? राइट एंगल ट्रायंगल। यानी ये जो भी मेथड रहा होगा, ये जो भी चीज़ है, ये ओनली राइट एंगल ट्रायंगल में ही एप्लीकेबल होती है।
हालांकि अगली क्लासेस में आप हर तरह के ट्राइंगल्स में अप्लाई करोगे, बट यहाँ हम कौन से ट्राइंगल्स की बात करेंगे? ओनली राइट एंगल ट्राइंगल। और मैट्री का मतलब होता है बच्चों मेथड, प्रोसेस, विधि कहते हैं जिसको हिंदी में। तो अगर इन दोनों वर्ड्स को हम कंबाइंड करके एक डेफिनेशन का रूप दें तो ऐसा कह सकते हो कि इट इज़ अ मेथड और प्रोसेस टू फाइंड द साइड्स एंड एंगल्स of a right angle triangle। हिंदी में अगर समझो तो ये एक ऐसी मेथड है या एक ऐसी प्रोसेस है ये जिसका यूज़ हम किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स निकालने में और उसके एंगल्स निकालने में हम इस मेथड का यूज़ करते हैं। तो जैसे बच्चों राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में तो हम जानते ही हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें एक एंगल होता है बच्चों 90 डिग्री और बाकी दोनों होते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट यानी 90 डिग्री से छोटे। ये भी आप जानते ही होंगे कि राइट एंगल ट्राइंगल में जो 3 साइड्स होती हैं इनके स्पेशल नाम होते हैं। जैसे ये बेस होता है, बी से डिनोट करते हैं। ये परपेंडिकुलर होता है, इसको हम डिनोट करते हैं पी से। और जी ये गिवन है, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस एंड इट इज़ डिनोटेड बाय एच। और राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है बच्चों, इसमें जो पी, बी और एच होते हैं, इन तीनों में एक रिलेशन भी होता है। वो होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। पता ही होगा आप सभी को, हम इसको कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ट्राइंगल में हमने इसका प्रूफ भी सीखा था। तो जनरली बच्चों पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ हम तब करते हैं जब किसी राइट एंगल ट्राइंगल में 2 साइड्स पता हों और तीसरी साइड हमें फाइंड आउट करनी हो। ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूँ। जब 2 साइड पता हो और तीसरी निकालनी हो, देन वी विल यूज़ पाइथागोरस। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये अपने पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है बच्चों, और सपोज दैट इसकी लेंथ है 10, इसकी लेंथ है 6, और आपसे कह दे कि भाई बेस की लेंथ बताओ क्या होगी। हमसे पूछ लिया बेस की लेंथ क्या होगी, तो हम क्या यूज़ करेंगे भाई? पाइथागोरस। तो क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी ए बी स्क्वायर, बेस का स्क्वायर यानी बी सी स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूस यानी ए सी स्क्वायर। ए बी है बच्चों 6, बी सी अपने को नहीं पता, और ए सी है 10। तो 6 का 36, 10 का स्क्वायर 100। 36 इधर प्लस का है, इधर आके माइनस हो जाएगा। तो बी सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 100 माइनस 36 यानी 64, और स्क्वायर उधर जाके बन जाएगा स्क्वायर रूट। तो बी सी की लेंथ आ गई मित्रों 8 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस का यूज़ हम तब करते हैं जब किसी राइट एंगल ट्रायंगल में 2 साइड्स की लेंथ पता हो और तीसरी साइड की लेंथ निकालनी हो। लेकिन बच्चों
ये जो पाइथागोरस है ना, ये तब आकर फेल हो जाती है जब किसी ट्रायंगल में सिर्फ एक ही साइड की लेंथ पता हो। जैसे मान लो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इसकी लेंथ है 15 सेंटीमीटर, और एक एंगल और दिया होगा आपको साथ में, ये दिया है मान लो 30 डिग्री। तो आपसे पूछ ले कि ये वाली लेंथ बताओ क्या होगी और ये वाली लेंथ बताओ क्या होगी। तो यहाँ पर बच्चों पाइथागोरस थ्योरम का कोई काम नहीं है। पाइथागोरस थ्योरम यहाँ आकर बिल्कुल फेल हो गई क्योंकि पाइथागोरस का यूज़ तो हम तब करते हैं जब दो साइड की लेंथ पता हो। लेकिन बच्चों यहाँ पर देखो गिवन क्या है, यहाँ गिवन है एक साइड की लेंथ और एक एंगल दिया हुआ है। तो यहाँ यूज़ होगी बच्चों ट्रिग्नोमेट्री। बाकी दोनों साइड की लेंथ अगर हमें निकालनी है तो ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से ही हम क्या कर सकते हैं, इनकी लेंथ निकाल सकते हैं। अभी तो खैर हम नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि अभी तो हमें ट्रिग्नोमेट्री का टी भी नहीं पता। तो जब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो हम एप्लीकेशंस भी सीखेंगे कि कैसे बाकी दोनों साइड्स की लेंथ निकलेगी। तो जनरली ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ राइट एंगल ट्रायंगल में तभी होता है जब एक साइड की लेंथ पता हो और एक एंगल पता हो और आपसे बाकी दोनों साइड्स की लेंथ पूछ ले। कैसे निकालेंगे वो भविष्य की बात है। अभी बच्चों बात करते हैं अब हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं। व्हाट आर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ध्यान से समझना, दीज आर द रेशियो ऑफ different sides of a right angle triangle। क्या बोला मैंने कि एक राइट एंगल ट्रायंगल की अलग अलग साइड्स के जो रेशो होंगे, अलग अलग साइड्स के रेशो, उन्हीं रेशोज़ को हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नाम दिया है। ध्यान से समझना, एक राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है बच्चों, इसमें तीन साइड है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में अलग अलग साइड्स के रेशो कैसे निकालते हैं, डिवाइड करके। अब वो जो साइड्स हो सकती हैं, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस भी हो सकता है, यानी रेशो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का भी निकल सकता है, या फिर हाइपोटेन्यूस और बेस का भी निकल सकता है, या फिर परपेंडिकुलर और बेस का रेशो भी निकल सकता है। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं बच्चों, ये एक ट्रायंगल की डिफरेंट साइड्स के रेशो होते हैं और रेशो निकाले जाते हैं हमेशा डिवाइड करके। तो टोटल यहाँ हमारे सिलेबस में, वैसे टोटल ट्रिग्नोमेट्री में ही 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। तो इनके बारे में हम जानकारी लेते हैं कुछ। सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है बच्चों साइन। इसको हम शॉर्ट में एब्रीविएट करते हैं सिन। पूरा नाम तो ये है बट शॉर्ट में हम सिन लिखते हैं, पढ़ते फिर भी साइन ही है इसको। अब आप बहुत कंफ्यूज्ड हो गए होंगे और पूछेंगे कि सर ये सिन या फिर साइन क्या होता है।
तो बच्चों साइन कुछ भी नहीं है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस की लेंथ का रेशो है। क्या है साइन? एक राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस की जो लेंथ होगी उनके रेशो को हम साइन कहते हैं। यानी अगर हम परपेंडिकुलर की लेंथ को हाइपोटेनियस की लेंथ से डिवाइड कर दें तो हमें साइन मिलता है। जैसे मान लो परपेंडिकुलर की लेंथ है 10 और हाइपोटेनियस की लेंथ 12 है, तो अगर आप 10 को 12 से डिवाइड करो तो कितना आया? 5/6। तो साइन की वैल्यू हो जाएगी 5/6। तो साइन कुछ नहीं है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस की लेंथ का रेशो है। दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है बच्चों कोसाइन। शॉर्ट में हम इसको कॉस कहते हैं। अभी मैं ये जो लिख रहा हूँ ये इनकम्प्लीट चीज़ें हैं, इनको कंप्लीट भी करके दिखाया जाएगा। दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है बच्चों कॉस। तो कॉस क्या है? इट इज़ द रेशो ऑफ बेस एंड हाइपोटेनियस। यानी अगर मैं बेस और हाइपोटेनियस की लेंथ को डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिलता है? कॉस। ये तो है पूरा नाम, लिखते हम कॉस है। तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है बच्चों टेंजेंट। शॉर्ट में हम इसको टैन कहते हैं। टैन होता है बच्चों परपेंडिकुलर और बेस का रेशो। परपेंडिकुलर और बेस का रेशो। फोर्थ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कोटेंजेंट। इसको हम शॉर्ट में कॉट कहते हैं। और कॉट जो रेशो होता है वो होता है बेस और परपेंडिकुलर का। यानी बेस की लेंथ को अगर परपेंडिकुलर की लेंथ से डिवाइड कर दे तो उसको कॉट कहेंगे। नेक्स्ट होता है बच्चों सेकेंड। मैं जिस सीक्वेंस में लिखा रहा हूँ ना इनको, आपको इसी सीक्वेंस में चीज़ें याद करनी है। आप अपनी मर्जी से कॉस को ऊपर नहीं लिख सकते, इसको नीचे नहीं लिख सकते। जिस ऑर्डर में मैंने लिखवाए हैं इसी ऑर्डर में लर्न करना। सेकेंड, इसको शॉर्ट में हम कहते हैं बच्चों सैक। तो व्हाट इज सैक? सैक इज द रेशो ऑफ हाइपोटेन्यूस एंड बेस। सैक होता है हाइपोटेन्यूस और बेस का रेशो। और एक होता है कोसेकेंट। कोसेकेंट शॉर्ट में बच्चों हम इसको कोसैक कहते हैं। एंड कोसैक इज द रेशो ऑफ हाइपोटेन्यूस एंड परपेंडिकुलर। कोसैक इज द रेशो ऑफ हाइपोटेन्यूस एंड परपेंडिकुलर। अब बच्चों आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड भी हो सकते हैं थोड़ा थोड़ा, कि आपको लगेगा कि सर साइन होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशो, कॉस होता है बेस और हाइपोटेनियस का रेशो, टैन होता है पी और बी का रेशो, कॉट होता है बी एंड पी का रेशो वगैरह वगैरह। तो आप सोचेंगे कि सर हम तो कंफ्यूज्ड हो जाएंगे इनको अलग अलग याद करते करते। तो बच्चों अलग से याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बहुत ही मज़ेदार फॉर्मूला है इनको याद करने का, दैट इज़ PBP अपॉन HHB। इसको हम ऐसे पढ़ते हैं बच्चों, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। या फिर बहुत तरीके होते हैं कि पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा। ये इनको याद करने के तरीके होते हैं। अब इसका इनसे क्या संबंध है, कैसे याद करोगे? आप ध्यान से देखो कि जो पहले वाला रेशो है ये साइन का रेशो है, परपेंडिकुलर अपॉन
हाइपोटेनियस। ये जो दूसरा रेशो है B/H, ये कॉस का रेशो है। जो तीसरा है P/B, ये टैन का रेशो है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर यहाँ से उल्टा चलो, कॉट का रेशो हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक का रेशो हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और कोसेक का रेशो हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बिल्कुल आप देख सकते हो कि ये चीज़ें इसमें बिल्कुल मैनेज हो चुकी हैं। तो शुरू के जो 3 रेशो हैं इसके लिए तो सीधा देखो, और जो बाकी 3 रेशो हैं इसके लिए उल्टा देखो। हाँ, ये फॉर्मूला सिर्फ तभी एप्लीकेबल है जब आप इन 6 रेशोज़ को बिल्कुल इसी ऑर्डर में लर्न करें, क्योंकि ये जो फॉर्मूला बनाया गया है वो ऐसे बनाया गया है कि पहले साइन, फिर कॉस, फिर टैन, फिर कॉट, फिर सेक, और फिर आता है कोसेक। तो बच्चों इसी सीक्वेंस में चीज़ें याद होनी चाहिए। अब बच्चों एक चीज़ समझते हैं छोटी सी, इससे आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल और बढ़ेगा। सपोज़ दैट हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें कि ये 6 है, ये 5 है और ये 11 है, या फिर ये 13 मान लेते हैं। एंड ये एंगल है 30 डिग्री। और आपसे कोई पूछ ले कि बताओ जी साइन क्या होगा, व्हाट इज साइन, तो मैंने तो आपको बताया ही है कि साइन इज द रेशो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस। तो आप देखो परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी है, 6, और हाइपोटेनियस की लेंथ कितनी है बच्चों, 13। तो कह सकते हो यहाँ से साइन क्या आया बच्चों, 6/13। कैंसिल आउट तो ये होंगे नहीं। अब बच्चों एक काम करते हैं, ये एंगल 30 डिग्री है ना, इस एंगल को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, 30 डिग्री से इसको 50 डिग्री करते हैं। तो मान लो 50 इतना है, तो फिर ट्रायंगल इतना बनेगा, नहीं बनेगा? समझ रहे हो बच्चों? यानी फिर ट्रायंगल बड़ा बन जाएगा थोड़ा सा। अब बड़ा ट्रायंगल बनेगा क्योंकि, तो देखो बेस की लेंथ पर तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, लेकिन परपेंडिकुलर की लेंथ बढ़ जाएगी। मान लो ये 6 से 9 हो गई, और हाइपोटेनियस की लेंथ भी इंक्रीज़ होगी, मान लो ये 13 से 15 हो गई। और अब आपसे कोई पूछे कि साइन की वैल्यू बताओ क्या होगी, तो साइन तो बच्चों हम जानते ही हैं क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर है 9 और हाइपोटेनियस है 15। अब आप बच्चों यहाँ देखो कि पिछले वाले केस में जो साइन आया वो आया 6/13, यानी 6:13, और इस वाले में साइन आया 9/15, यानी पिछले ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशो कुछ और है, और इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशो कुछ और है। तो बच्चों ये अलग अलग रेशो आए तो आए क्यों, ये हमारा क्वेश्चन है। तो ऐसा इसलिए हुआ बच्चों कि ये जो लेंथ है कहीं ना कहीं किसी भी ट्रायंगल की, ये एंगल्स पर डिपेंड करती हैं। पहले एंगल 30 डिग्री था तो इनकी लेंथ कुछ और थी, तो रेशो कुछ और आया। फिर जैसे ही हमने एंगल को बदला, वैसे ही इनकी लेंथ भी बदल गई और रेशो भी बदल गया। तो कहीं ना कहीं बच्चों हम ये कह सकते हैं कि ये जो रेशोज़ होते हैं ना, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन हो चाहे कॉस हो चाहे कोई सा भी हो, कहीं ना कहीं ये रेशोज़ जो हैं
इन एंगल्स पर डिपेंड हैं। बच्चों मेरी बात को बहुत ध्यान से गहराई पूर्वक समझने की कोशिश करना कि ये जो रेशोज़ हैं ये किसके रेशो हैं? ये हैं इनकी साइड्स की जो लेंथ हैं उनके रेशो हैं ये। और ये जो साइड्स की लेंथ होती हैं ये इन एंगल्स के अकॉर्डिंग घटती बढ़ती रहती हैं। अगर ये एंगल मैं 30 डिग्री से 20 डिग्री ही कर दूं तो फिर रेशो कुछ और आता। तो इनडायरेक्टली हम ये कहेंगे कि ये जो रेशोज़ हम निकालते हैं ये कहीं ना कहीं इन एंगल्स पर ही डिपेंड होते हैं, क्योंकि एंगल्स बदलोगे तो साइड्स बदलेंगी और रेशो भी बदलेगा। तो इसीलिए बच्चों मैंने जो आपको ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखवाए हैं ये अधूरे हैं अभी। क्यों अधूरे हैं? जब तक आप इनके आगे कोई एंगल ना लिखो, क्योंकि ये सभी फंक्शंस जो हैं ये एंगल पर डिपेंड है। तो मान लो ये एंगल थीटा है, सपोज दैट ये एंगल थीटा है। हो सकता है बहुतों ने इसको पहली बार सुना हो, थीटा कहते हैं इसको, आप एक्स मान सकते हो। तो जब तक आप इनके आगे कोई एंगल ना लिखो, मान लो मैंने यहाँ थीटा लिख दिया, तो अब ये पूरा फंक्शन कंप्लीट हुआ है। क्योंकि साइन का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रेशो। लेकिन ये जो साइड्स हैं बच्चों एंगल पर डिपेंड करती हैं, तो इसीलिए यहाँ एंगल को लिखना भी बहुत ज़रूरी है इसके आगे। तो इसके आगे भी आप एंगल लगाओगे, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ज़रूरी नहीं आप भी थीटा ही लिखो, आप एक्स भी लिख सकते हो, साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स। तो बच्चों एक चीज़ और याद रखना, जैसे मैंने यहाँ साइन थीटा लिखा है तो बहुत से बच्चे इस चीज़ को गलत समझते हैं, गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। साइन थीटा को बच्चे ये सोचते हैं कि ये जो थीटा है ना ये साइन के साथ गुना में है, मल्टीप्लाई में है। साइन थीटा को बच्चे साइन इंटू थीटा बोलते हैं, लेकिन ये बहुत ही गलत कंसेप्ट है बच्चों। साइन थीटा का मतलब क्या होता है, पहले आप साइन का मतलब क्लियर कर लो। साइन का मतलब है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रेशो एट द एंगल थीटा। किस एंगल पर? थीटा एंगल पर। थीटा कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री। जैसे ये एंगल कितना था बच्चों पहले? 30 डिग्री। तो रेशो क्या आया? 6/13। तो मैं इसको सिर्फ साइन नहीं लिखूँगा, मैं इसको लिखूँगा साइन 30 डिग्री, 6/13। साइन 30 डिग्री का मतलब क्या है? साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रेशो। तो इसका मतलब ये है कि बच्चों जब ये एंगल 30 डिग्री है तो उस केस में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रेशो है 6/13। जैसे ये आया था 9/15, लेकिन ये आया है 50 डिग्री एंगल पर, तो हम इसको पढ़ेंगे साइन 50 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि जब ये एंगल 50 डिग्री है उस केस में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रेशो 9/15 है। तो जब तक आप इन फंक्शंस के आगे एंगल नहीं मेंशन करोगे तब तक ये फंक्शंस इनकम्प्लीट होंगे। जैसे बच्चों मान लो ये एक ट्रायंगल है हमारे पास, दिस इज़ 70 डिग्री। यहाँ तो 90 डिग्री रहा ही होगा, राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि इसकी लेंथ है 10, इसकी है 18 और इसकी है 6।
ये सब मैंने इमेजिनरी नंबर्स लिए हैं अपनी तरफ से। तो अगर आपसे कोई कहे कि tan 70 डिग्री क्या होगा, tan 70 डिग्री, तो बच्चों tan का मतलब क्या होता है पहले ये देखो। तो मैंने बताया था tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आप देखो परपेंडिकुलर तो ये रहा और बेस ये रहा। तो परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी है 10 और बेस की लेंथ है 6। काटोगे तो 5/3। तो tan 70 डिग्री का tan 70 डिग्री आ गया बच्चों इक्वल टू 5/3। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब ये एंगल 70 डिग्री रहेगा उस केस में परपेंडिकुलर और बेस का रेशो 5/3 होगा। तो ये है इसका मतलब। तो बच्चों आज वाली वीडियो में मैं ज़्यादा इंट्रो नहीं दूंगा, आपको बस इतनी ही चीज़ें रिकॉल करनी है। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और अच्छी अच्छी बातों को लेकर आएंगे रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री।